नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। नमस्कार डियर। आज हम लोग सीसेट के रीजनिंग खंड पे बात करने जा रहे हैं। मैं संजीव तिवारी हूं और 2011 यानी 2011 में जब पहली बार सीसेट आया था और तब सीसेट क्वालिफाइंग पेपर नहीं था, इसके मार्क्स ऐड होते थे जीएस के साथ में। तब से मैं पढ़ा रहा हूं और लगभग इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब जगह मैं टीचर रहा। अब खान सर के साथ हूं और आप लोगों के बीच में हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग अपनी क्लास में बहुत कुछ सीखें और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सीसेट की वैल्यू क्या है और सीसेट को हल कैसे करते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम सब हो गया। फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का परिचय तब होता है जब प्रश्न और उत्तर हो। तो मैं एक प्रश्न दूंगा, आप सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। एक प्रश्न दूंगा जिसमें आपको सिर्फ जोड़ना है और घटाना है और कुछ नहीं करना होगा। और जब मैं बोर्ड पे प्रश्न लिख दूंगा तो मैं यहाँ टाइमिंग भी लिख दूंगा। आपको 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्न के उत्तर देने हैं और तेजी से देने हैं। डेटा मैं बोर्ड पर लिखूंगा, प्रश्न मैं ओरल बोलूंगा और आपको उन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देते हैं और जब आप इसका आंसर देंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीसेट क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, मेरे साथ आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और कैसे आप और बेहतर कर पाएंगे, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग रेडी हो जाएं। प्रश्न ये है कि मान लो कोई जगह है, पटना ले लेते हैं या मुखर्जी नगर ही ले लेते हैं, वहां कुछ पॉपुलेशन रह रही है। वो आंकड़ा भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जिसमें 2878 व्यक्ति भाग लेते हैं किसी प्रोग्राम में, सर्वे में। उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोग पक्ष में वोट देंगे, कुछ विपक्ष में वोट देंगे। कुछ लोग ऐसे भी जो होंगे जो अनिर्णित होंगे यानी अनडिसिसिव होंगे, जो न पक्ष में वोट देंगे न विपक्ष में वोट देंगे। अब यहीं से आप लोगों का टेस्ट शुरू होगा, इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेंटली अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। जैसे मैं डेटा लिखूंगा वैसे ही टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगातार वेट करता रहूंगा और आपके जो कमेंट्स आते रहेंगे वहां मैं आंसर देखता रहूंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि मैं चाहता हूं और आप भी शायद यही चाहते होंगे और आपके परिवार भी यही चाहते होंगे कि आप जीवन में सफल हो, आप आईएएस बने, तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी। और जब हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है तो सो गुड, और नहीं आता तो हम सीखने की भी कोशिश करेंगे। आज के बाद ये गलती ना हो आपसे, ठीक है। तो आप तैयार हो, ये मैं आंकड़ा बोर्ड पे लिखता हूं। 2878 व्यक्तियों ने भाग लिया। आप सबको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, व्यक्ति का मतलब सामान्यतः हम लोग हिंदी भाषी लोग ये समझते हैं व्यक्ति मतलब पुरुष होता है। व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आते हैं। इसी तरह पर्सन जब इंग्लिश में होगा तो मेल फीमेल बोथ इंक्लूड होंगे। तो व्यक्ति का मतलब ये आंकड़ा महिला और पुरुष दोनों का है। बारह सौ 26 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया, ठीक है। 1425 व्यक्तियों ने पक्ष में वोट किया। ध्यान देते रहिएगा। कुल सर्वे में भाग लेने वाले पुरुष 1652 थे।
796 पुरुषों ने विपक्ष में वोट दिया। वोट दिया। 196 स्त्रियां जो थी वो अनिर्णित थी। अनिर्णित का मतलब उन्होंने न पक्ष में वोट दिया और न ही विपक्ष में वोट दिया, अनिर्णित थी। यह है प्रश्न का डेटा। अब आप लोग इसको आराम से ध्यान से देख लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं और यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। पहले आप प्रश्न लिख लें, फिर आप डेटा पे फोकस करें। पहला प्रश्न यह है कि कितने पुरुष पक्ष में थे। दूसरा प्रश्न है कितनी स्त्रियां पक्ष में थी। और तीसरा प्रश्न है कितने पुरुष ऐसे थे जो अनिर्णित थे। आप इन तीनों पे फोकस करो। कितनी पुरुष पक्ष में थे, कितनी स्त्रियां पक्ष में थी और कितने पुरुष अनिर्णित थे। आपको ये निकालना है। If there are some student related to English medium, please listen here. 2,878 person participating in a seminar. 1226 against. Total 1652 male are participating in survey. 1425 persons are in favor और 796 male are अगेंस्ट, 196 फीमेल आर अनडिसाइडेड। रेडी हो जाइए। आप बस आंसर लिखिए, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन है नहीं, मैं आपको देख नहीं सकता। ऑफलाइन क्लासेस चाहे मुखर्जी नगर में चलती थी, चाहे करोल बाग में, दोनों जगह मेरी क्लासेस हुई हैं। तो आप ऑफलाइन होते तो मैं देखता। और एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग आंसर लिख रहे हैं सिंगल लिख रहे हैं, सिंगल आंसर प्लीज नहीं, सिंगल आंसर प्लीज नहीं। आप जो भी आंसर देने हैं तीनों प्रश्नों के आंसर एक साथ दें। मैं आपका आंसर देख रहा हूं। लगभग 2 मिनट आपके हो चुके हैं। फिर भी मैं यहां पे टाइमिंग लिख देता हूं। टाइम हुआ है आपका 6:44। यहां से स्टार्ट किया था 6:44 से। आप बस लगातार आंसर देते रहिए। वैसे अभी तक इत्तेफाक से बता दें कि सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं किसी का राइट आंसर नहीं आ रहा।
चलिए अब रुकिए, कोई बात नहीं, काफी टाइम हो गया। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, जोड़ना था, घटाना था। नो, नहीं, ना, नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा। अब आप लोग वेट करें, इस क्वेश्चन का आंसर मैं करवाता हूं और आपको यह बताता हूं कि आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है और आपसे गलती कहां हो रही है ये भी बताऊंगा। और उससे पहले इंपॉर्टेंट आपको यह बता दूं कि ये प्रश्न 2011 में सी सेट का प्रश्न है। ये 2011 में जब फर्स्ट टाइम सी सेट आया था तो ये प्रश्न पूछा गया था। अब मैं सॉल्व कराता हूं। हाँ, एक दो लोगों का भी आया, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कराता हूं। पहले तो आप ये जान लें कि आपसे गलती कहां हो रही है। आप मिस्टेक ये कर रहे हैं कि जो आंकड़ा मैंने लिखा है इसको आप व्यवस्थित तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आज सी सेट की चूंकि मेरी पहली क्लास है आपके साथ, तो अभी मैं आपको बताऊंगा वास्तव में सी सेट है क्या और लोग कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। और आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि सी सेट में वो लोग तो फेल होते ही होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, वे लोग भी फेल होते हैं जो बीटेक हैं, जो आईआईटीएन हैं, जो एमएससी मैथमेटिक्स हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए कमेंट्स को रोक के रखें जिससे आप समझ सकें, मेरी बात सुन सकें, फिर आपको कमेंट करने का मौका मिलेगा, फिर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दें क्योंकि कमेंट में निगाह जाएगी, फिर मुझे जो आपको बताना चाहता हूं वो शायद आप तक ना पहुंच पाए। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं फिर प्रश्न पूछूंगा, फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आप कमेंट्स करना। और हम लोग बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे आमने सामने ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। लेकिन आपसे जब मैं कहूं कि अब आप रुक जाएं तो आप रुक जाएं, संघर्ष न करें। तो सी सेट में आखिर बीटेक वाले या जो एमएससी मैथमेटिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स है वो क्यों फेल हो जाते हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो उन्हें लगता है उन्हें पता है सब चीजें और वो जो एसएससी बैंकिंग का ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। दूसरी वो गलती क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यूपीएससी चाहता है कि आप रफ भी करें तो फेयर तरीके से करें। और आप लोगों से भी यही गलती हो रही है कि जैसे ही मैंने प्रश्न दिया आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया और अपनी कॉपी में जो आप लोगों ने रफ किया वो रफ ठीक नहीं किया, इस वजह से गलती हो गई। वास्तव में ऐसे प्रश्न कभी भी आएंगे और आएंगे, यूपीएससी पूछता ही पूछता है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, आपको करना क्या है, रफ भी फेयर तरीके से करना है। यहां आपको कुल व्यक्ति लिखने हैं, कुल व्यक्ति 2878, ये है कुल व्यक्ति। मैंने आपसे ये कहा कि इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन, यानी मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड। अब इसमें आपने डेटा में देखा होगा 1652, 1652 मेल है, 1652 आर मेल। मेल मतलब पुरुष है। आप ऐसे किए हो तो बड़े आसानी से आपका आंसर आता। तो जाहिर सी बात, इतने पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी होंगी? यही घटाइए, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1। यानी जो लोग पार्टिसिपेट किए इन लोगों में 1652 अगर पुरुष हैं तो जाहिर सी बात घटा देंगे तो 1226 क्या आ जाएंगी? स्त्रियां आ जाएंगी। सर आप जिस प्लेस पे हैं वहां ठंड नहीं है क्या? नहीं है, ठंड है, स्टूडियो है ना, इसलिए कम लगती है। अब यहां विपक्ष में आइए, विपक्ष, और यहां लिखिए पक्ष। कह रहा है प्रश्न में कि 1226 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, जिनमें से कुछ पुरुष होंगे कुछ स्त्रियां होंगी। 1425 लोगों ने पक्ष में वोट दिया, तो कुछ पुरुष होंगे कुछ स्त्रियां होंगी।
अब चूंकि 196 स्त्रियां क्या है, अनिर्णित हैं, तो ये देखिए 196 स्त्रियां अनिर्णित हैं, तो यहां पुरुष के नीचे मैंने डैश डैश कर दिया और हमने ये निकाल लिया कि कुछ ऐसे हैं जो अनिर्णित हैं, यानी जो वोट नहीं देंगे। ठीक है, अब बस इतने से ही प्रश्न सॉल्व होगा। अगर आपने भी यही काम किया होता तो हो जाता। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आप बहुत कुछ जानते हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो बीएससी मैथमेटिक्स हो, कुछ लोग बीटेक भी हों, लेकिन आप सबको मैं बता दूं चूंकि मेरे पास डेटा है और जिस बिहाफ पे मैं डेटा बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पे डालेंगे मेरा नाम तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किस बिहाफ पे आपको डेटा दे रहा हूं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए इन फ्यूचर यदि आईएएस बनना है तो हमें रफ भी करना है तो फेयर तरीके से करना है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अब 1226 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया है और इस प्रश्न में है कि जिनमें से 796 पुरुष जो हैं वो भी विपक्ष में थे, तो 796 पुरुष विपक्ष में, ये डेटा यहां रख दीजिए। ये डेटा मैंने लिखाया था। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 12 में से 9 घटाएंगे 3 और यहां 11 में से 7 घटाएंगे 4। तो जाहिर सी बात है 796 पुरुष अगर विपक्ष में थे तो 430 स्त्रियां विपक्ष में होंगी। पर सवाल मैंने ये तो पूछा नहीं था, मैंने पूछा था कितने पुरुष पक्ष में होंगे, कितनी स्त्रियां पक्ष में होंगी और कितने पुरुष अनिर्णित होंगे। अब आप देखिए 1425 पक्ष में, अनिर्णित का ये आ गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर इतने 1226 लोग विपक्ष में वोट दिए, 1425 लोग पक्ष में दिए, तो कितने लोग अनिर्णित रहे होंगे। यानी कि जो टोटल है इन दोनों ने पक्ष विपक्ष में वोट दे दिया, तो जो नहीं दिए वो अनिर्णित होंगे। तो इसको जोड़िए, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 4 2 6, 1 1 2, टोटल 2651 2651 पर्सन ऐसे थे जो या तो पक्ष में थे यानी फेवर में या विपक्ष में थे। और भाग कितने लिए, 2878। तो इसका मतलब जो लोग इसमें नहीं आए हैं वो अनिर्णित रहे होंगे। घटाइए, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2। अब क्लियर हो गया, कुल 227 व्यक्ति ऐसे थे जो अनिर्णित थे। अब 227 में से 196 तो स्त्रियां हैं, तो पुरुष कितने होंगे, 227 में से 196 घटा देंगे तो पुरुष कितने आ जाएंगे, 31, 31 आ गया। ठीक है, अब यहां ये पक्ष हमें निकालना है। कुल स्त्रियां 1226 हैं, जिनमें से 430 तो विपक्ष में है, 196 जो है अनिर्णित है यानी घर से वोट डालने नहीं गई, तो कुल कितने हो गई, 626। अब जो टोटल स्त्रियां उनमें से 626 तो ये हो गई, जो शेष बचेंगी वो किस में जाएंगी, वो जाएंगी पक्ष में। तो 1226 में से 626 घटाएंगे तो क्या आएगा, 600। और ये टोटल 1425 पक्ष में है, 1425 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 825। तो हमारा आंसर हुआ 825, 600 और 31। ये हमारा आंसर बना। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसे नोट कर लें। और ये 2011 का प्रश्न है, सीसेट का प्रश्न है। जब आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको कम से कम आज के बाद ये समझ में आएगा कि यदि हमें कैलकुलेशन भी करना है तो किस लेवल का कैलकुलेशन करना है कि हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, जिनका सही था उनको ढेर सारी बधाइयां, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं सही था उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज के बाद गलती नहीं होगी। जो ये हो गई ये फर्स्ट और लास्ट गलती होगी, आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट ट्राई भी करेंगे, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, लोग कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। चलिए, अब आप लेट में आएंगे तो रिपीट मांगेंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूं। लेकिन कल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये जो मेरी क्लास चल रही है दिस इज एप्टीट्यूड क्लास। एप्टीट्यूड का मतलब होता है लर्निंग क्लास। लर्निंग की तो ऐसे खासियत होती है कि फेस टू फेस बेहतर लर्निंग करता है व्यक्ति, लेकिन ऑनलाइन ही सही। लेकिन जब आप लाइव क्लास में होंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी बात भी समझ पाऊं और आप मेरी बात को भी समझ पाए। तो कल से कोई आदमी डिले नहीं होगा। अब आप फिर समझ लीजिए, जो मैंने डेटा दिया था
कि 2878 व्यक्ति किसी सर्वे में भाग लेते हैं, 1226 विपक्ष में होते हैं, 1425 पक्ष में होते हैं, 196 स्त्रियां निर्णित होती हैं, भाग लेने वालों में 1652 पुरुष होते हैं और 796 पुरुष ऐसे होते हैं जो विपक्ष में वोट देते हैं। यही हमारे पास डेटा आया था, ये प्रश्न था, यही यूपीएससी ने लिखा है, 2011 का प्रश्न है ये सीसेट का। और यूपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछा था कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष निर्णित होंगे, कितनी स्त्रियां पक्ष में होंगी, कितने पुरुष पक्ष में होंगे। तो ये हमने टोटल लिखा 2878 व्यक्ति, इनमें से 1652 पुरुष हैं, यहां से घटा दिया तो 1226 स्त्रियां आ गई। ये विपक्ष का था, ये पक्ष का था। विपक्ष में 796 पुरुष विपक्ष में थे, ये डेटा दिया हुआ था, यहां से माइनस करें तो 430 आ गई, स्त्रियां आ गई। 1425 पक्ष में थे, पक्ष का ना तो हमें पुरुष पता था ना स्त्री, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता था 196 स्त्रियां निर्णित हैं। तो अब अगर 196 स्त्रियां निर्णित हैं तो ये जो टोटल व्यक्ति हैं इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो अनिर्णित रहे होंगे, और रहे होंगे तो क्या करेंगे, पक्ष और विपक्ष को जोड़ करके टोटल में से घटा देंगे तो 227 आ गया। 227 व्यक्ति ऐसे थे जो निर्णित थे, और 227 में 196 स्त्रियां निर्णित थे तो घटा दिया 31 आ गया। अब यहां आइए, कुल आपके गांव में स्त्रियां हैं 1226, जिनमें से 430 ने विपक्ष में वोट दिया, 196 घर से वोट डालने ही नहीं गई। इसका मतलब जो शेष बची वो पक्ष में वोट डाली होंगी। तो मैंने 430 196 को जोड़ा, 626 आया। 1226 में से 626 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा। अब 600 अगर स्त्रियां पक्ष में हैं और टोटल 1425 व्यक्ति पक्ष में थे, इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 825। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप ध्यान से सुनिए अबाउट द सीसेट। मैं पहले आपको बता दूं सीसेट है क्या, इसका भय कितना है और इस भय से हम बाहर कैसे निकलेंगे, सीसेट को क्लियर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और सीसेट हमारे किस किस काम आ सकता है हमें सफलता दिलाने में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए हमारी बात। सीसेट के बारे में बड़ा फेमस चुटकुला है मेरा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वीडियो में देखा भी हो, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं भी आपको सुना देता हूं, ऑफलाइन क्लास में अक्सर सुनाता हूं। आप एक ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, दो साथी गए इंटरव्यू देने के लिए, खूब ध्यान सुनिएगा। इंटरव्यू देने के लिए गए, एक साथी इंटरव्यू देने अंदर जब गया तो बोर्ड मेंबर ने पूछा कि आपने कोट पैंट टाई पहन रखी है, आप एक ट्रेन के कोच में यात्रा कर रहे हैं, कोच में एसी है नहीं, खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं, फैन है नहीं, और आप जब अंदर बैठ गए आपको गर्मी लगने लगी, तो आप क्या करेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि मैं खिड़की खोल दूंगा। बोर्ड मेंबर, ये चुटकुला है, बोर्ड मेंबर ने कहा कि अगर खिड़की की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और जो कोच है उसका आयतन 1000 घन मीटर हो, ट्रेन पूरब से पश्चिम चल रही हो, हवा पश्चिम से पूरब जा रही हो, ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो, हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उतनी खिड़की जो हवा अंदर आएगी कितनी देर में कोच ठंडा हो जाएगा। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन सुनने के बाद वो लड़का ही ठंडा हो गया, वो बाहर निकल के आ गया, आके अपने दोस्त से बताया। उसके दोस्त ने पूरी कहानी सुनी, वो भी अंदर इंटरव्यू देने गया। खूब ध्यान सुनिएगा, यही है सीसेट। जब वो अंदर इंटरव्यू देने गया तो बोर्ड मेंबर ने सेम क्वेश्चन उससे रिपीट किया कि ऐसा ऐसा है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोट पैंट टाई पहने हैं, गर्मी लग रही है, आप क्या करेंगे। तो उसने क्या जवाब दिया, ध्यान सुनिएगा। उसने कहा सबसे पहले मैं कोट उतार दूंगा। बोर्ड मेंबर ने कहा फिर भी गर्मी लग रही है तो कहा फिर टाई उतार दूंगा। मेंबर ने कहा फिर भी गर्मी लग रही है तो उसने कहा शर्ट उतार दूंगा। बोर्ड मेंबर ने कहा फिर भी गर्मी लग रही है तो उसका जवाब था कि मैं कुछ भी करूंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा। तो दरअसल सीसेट के बारे में यही एक धारणा है। स्टूडेंट ये सोचता है हम कुछ भी करेंगे बट खिड़की नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर खिड़की नहीं खोलेंगे तो हमारी सफलता के द्वार नहीं खुलेंगे। ये तो है सीसेट के बारे में चुटकुला। अब पॉइंट नंबर 2, क्या सीसेट को लेके इतना भय है कि इस भय से हम पार नहीं पा सकते। इसके बारे में बड़ी सिंपल सी धारणा है। यदि हम अपने IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, EQ मतलब इमोशनल क्वोशिएंट, एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि और एटीट्यूड मतलब नजरिया, इन पर यदि हम फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बेहतर होगा। और अगर हम अपना बेहतर चाहते हैं तो इन चारों पे हम फोकस करें। तो दरअसल जो सीसेट की क्लास है, एप्टीट्यूड की क्लास, एक लर्निंग क्लास होती है, और जितना सीखेंगे उतना हम शार्प होते जाएंगे। आप यकीन माने, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास विद यू, और हम कोशिश ये करेंगे
कि जब मेरी क्लासेस चलती रहेंगी, लगभग 10 से 12 क्लासेस हो जाएंगी। आज आप अपनी एनालिसिस कर लेना, आप फेस टू फेस होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऑनलाइन ही सही। आज आप मेरी क्लास कर रहे हैं पहली बार, आज आप अपनी एनालिसिस कर लीजिए। जब लगातार 10 दिन मेरी क्लासेस हो जाएंगी, फिर आप अपनी एनालिसिस करिएगा, तो आप लोग ये पाएंगे कि अब आपके सोचने और समझने के नजरिए में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, यानी आपके सोचने में डायमेंशंस आ गया। इसलिए आप डायमेंशंस के लिए तैयार हो, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब जो रही बात सीसेट के भय को लेकर के, तो कई विद्यार्थी बेचारे ऐसे हैं जिनका कैलकुलेशन बहुत कमजोर है। जब वो मैथ्स की ओर भागते हैं तो देखते हैं ज्यादातर जो मार्केट बाजार में पुस्तकें हैं वो एसएससी बैंकिंग वाली हैं, क्योंकि सीसेट लेवल का क्वेश्चन केवल 2011 से 2023 तक आया हुआ है, और हर साल यूपीएससी एक नया प्रश्न देता है। तो सवाल है कि जब यूपीएससी नया प्रश्न देता है, उससे हम फाइट कैसे करेंगे? तो मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूं। आप एकदम निश्चिंत रहिए, कैसे आप फाइट करेंगे, आपके आईक्यू और ईक्यू में बदलाव कैसे होगा, आपका एप्टीट्यूड शार्प कैसे होगा, इस पे भी हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपको छोटी सी फिर एक कहानी बताता हूं। एक बार की बात है, एक बहुत महान राजा हुआ करता था। उसने ऐलान किया कि मैंने एक महल बनवाया है, उस महल पे मैंने एक गेट लगवा दिया है, और उस गेट को किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने डिकोड कर दिया है, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऊपर लिखा हुआ है। जो भी व्यक्ति आके इसको डिकोड करेगा तभी गेट खुलेगा, और जब डिकोड करके गेट खोल देगा तो उसको मैं ये महल भी दान दे दूंगा और हजारों जो है स्वर्ण मुद्राएं दान दूंगा। अब आप ध्यान से सुनना, यही है सीसेट। यूपीएससी ऐसे ही करता है, गेट बना दिया, बोल दिया इसको डिकोड कर दिया गया है, कोड कर दिया गया है, जो डिकोड करेगा वो खोलेगा। अब लोग जो एमएससी हैं, जो बीएससी हैं, जो बीटेक हैं, जो सो कॉल्ड मैथमेटिशियन हैं, कुछ आर्यभट्ट टाइप के भी लोग हैं, वो वहां गए, और जब गए तो उन्होंने उसको डिकोड करना शुरू किया। कई दिनों तक चलता रहा, पर वो गेट डिकोड नहीं हुआ, और डिकोड नहीं हुआ तो खुला नहीं। लेकिन फिर एक लड़का आप लोगों की तरह जो सीसेट की तैयारी करता था, केजीएस आईएएस में पढ़ता था, खान ग्लोबल स्टडीज के, और मेरा स्टूडेंट था, तो उसके दिमाग में आया, वो भी वहां गया। जब वहां गया तो उसने देखा कि तमाम लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं कि कैसे इसको हम डिकोड करें। तो वो गया वहां पे, थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया, मुश्किल से 10 सेकंड के लिए, और जाकर के गेट को धक्का दे दिया। और जैसे उसने गेट को धक्का दिया, गेट खुल गया। अब चारों तरफ तालियां बजने लगी, लोगों ने कहा वाह भाई, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, कैसे इसने खोल दिया। तो जब उससे पूछा गया कि आपने ये चमत्कार कैसे कर दिया, उसने कहा मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ सीसेट, आई एम स्टूडेंट ऑफ केजीएस आईएएस। मैंने सिर्फ ये देखा कि जो ये बताया जा रहा है कितनी बड़ी समस्या है, तो मैं ये चेक करने गया था क्या कोई समस्या है। तो जैसे ही मैंने गेट को पुश किया, गेट खुल गया, कोई समस्या थी ही नहीं। तो दरअसल सीसेट के भय को हम ऐसे ही निकालेंगे। सीसेट भय है नो डाउट दो लोगों के लिए, जो कैलकुलेशन बेहतर नहीं करेंगे। कैलकुलेशन मतलब जैसे मैंने दिखाया कि आप रफ भी फेयर तरीके से करिए, और दूसरा किसी भी बात को समस्या मानने से पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो समस्या है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये सीसेट की बात हो गई। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की ओर, कुछ थोड़ा सा इसके सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सीधा टॉपिक पे। इसका जो सिलेबस है, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इसके सिलेबस के बारे में पहले से जानते होंगे, या उन्होंने डिस्कशन इसका सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो ये देख लीजिए, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। जो इसका पहला पोर्शन है वो है कॉम्प्रहेंशन। आपको ये बता दूं कि ये जो कॉम्प्रहेंशन है वो कॉम्प्रहेंशन अनसीन पैसेज नहीं जो 10th और 12th में आया करता था। ये दरअसल लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, आर्गुमेंट, मतलब अवधारणा, निष्कर्ष, अनुमान और तर्क। अब सवाल यह है कि ये तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं बचपन में, और कभी तार्किक क्षमताओं का विकास भी नहीं किया, किसी बुक में इसके बारे में डिटेल में मिलता भी नहीं है। तो जब डिटेल नहीं मिलता है तो यहां से हम पार कैसे पाएंगे। और इत्तेफाक ये है कि 2019 के बाद से सीसेट के पेपर का लेवल इस लेवल पे रख दिया गया है कि जो लोग फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं, आईएएस हो रहे हैं, वो दो रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। पहला रीजनिंग का पोर्शन जो जनरल, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग है, और दूसरा वो कॉम्प्रहेंशन का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को मिला के नियर अबाउट 45 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं, 50 के आसपास, और इसी के सहारे पास होते हैं। जो प्रश्न बेसिक न्यूमेरेसी के हैं वो इस लेवल के आते हैं, हर बार एक नया प्रश्न आता है कि वहां फाइट करना थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं, इस सिलेबस का जो ये कॉम्प्रहेंशन वाला हिस्सा है, इस पर मैंने एक वीडियो
पढ़ा भी हुआ है खान ग्लोबल स्टडीज पे, उस पे मैंने केवल अवधारणा बताया, लेकिन आपके बैच में, आपकी क्लास में मैं चारों पे डिस्कस करूंगा, अवधारणा पे भी यानी एजम्पशन पे, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर, इन्फरेंस यानी अनुमान पर, और तर्क यानी आर्गुमेंट पे। क्लास में भी चारों पे डिस्कस होगा और ये पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉम्प्रहेंशन। तो आप एकदम निश्चित रहें, कॉम्प्रहेंशन आपका बहुत बेहतर जाएगा। सेकंड पॉइंट आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, यानी संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्ति कौशल। दरअसल ये सीसेट का पार्ट तो है सिलेबस का, ये 2011 में लाया गया था, लेकिन यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब सवाल यह है कि जब प्रश्न नहीं पूछा जाता तो यूपीएससी के सिलेबस में ये कर क्या रहा है। दरअसल ये यूपीएससी के सिलेबस में इसलिए दिया गया कि यदि आप फर्स्ट डे आईएएस की तैयारी करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले आप सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले, प्रारंभिक परीक्षा का। और जब प्रारंभिक परीक्षा का आप सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, टेक, ये तो जीएस के पार्ट में मिलेगा। सीसेट में ये एज इट इज यही लिखा हुआ मिलेगा। अब सवाल यह है कि इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल को उन्होंने दिया क्यों है? उन्होंने मात्र इसलिए दिया है कि यदि आप आईएएस तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी टोन को, अपने स्टेटमेंट को, अपनी लैंग्वेज को शार्प करना शुरू करिए, तेज करना शुरू करिए। जैसे अब तेज कैसे होगी ये भी हम क्लास में सीखेंगे, 1 बाय 1 करके सीखते रहेंगे कि आप मीठा कैसे बोले। जैसे एक बड़ी फेमस कहावत है, कौवा और कोयल दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, यानी एक तरह से भाई बहन जैसे होते हैं, एक परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोयल बोलती है तो उसके 7 लोग कूकू करते हैं, और वहीं जब कौवा बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों के टोन का डिफरेंस है। और आपको शायद ये जानकारी भी होगी कि इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, पाने वाले 210, 215 भी पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 150, 160 नंबर पाते हैं। अब आप सोचिए कि उस टॉप लेवल पे जब आप अपने मतलब सफलता की आखिरी लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो यदि इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स मिल गए तो उसकी भरपाई आप कैसे कर पाएंगे? कोई प्रीलिम से बाहर हो गया तो दुखी होता है, और जो इंटरव्यू से बाहर होगा उसे कितना दुख होगा। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज से आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना शुरू करें। और ये कैसे होगा? आप घर में हैं, परिवार में हैं, माता पिता हैं, या आप किसी से फोन पे भी बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करें वो शब्द अच्छे हों। दूसरी बात, कुछ सेंटेंस ऐसे हों जिसमें कोटेशन हो, कुछ स्लोगन्स आपको याद हो, इंग्लिश में स्टेटमेंट याद हो, हिंदी में दोहे याद हो। यानी आप अपनी भाषा को अभी शार्प बनाना शुरू करिए। और ऐसा आप इसलिए करिए क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, इसमें सालों 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले होगा नहीं। तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पे अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर मैं आईएएस न बना तो यदि आईएएस नहीं बनेंगे और आपकी भाषा मीठी होगी तो जाहिर सी बात है आपके लिए सफलता के दरवाजे हमेशा खुलेंगे। तो आप सब जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ लाइव हैं और जो बाद में भी देखेंगे, उन सबको मेरा सजेशन भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैं टीचर हूं, रिक्वेस्ट करूंगा तो हो सकता है आप माने। तो आप कोशिश करिए कि आपकी भाषा इतनी सुंदर हो कि जब आप बोलें तो इंटरव्यू में आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, ये पोर्शन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पोर्शन को मैं ही आपको साथ डिस्कस करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी का महत्व क्या है। तो आपने देखा होगा जीएस में भी, जब आप ग्रेजुएशन किए होंगे या जब आप 12th में भी रहे होंगे, या कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, या जिन्होंने मेंस वगैरह का पेपर देखा होगा, उसमें प्रश्न पूछता है कि उपरोक्त प्रश्न का विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए। तो जब हम किसी बात की एनालिसिस करना जान जाते हैं, एनालिसिस कौन व्यक्ति कर पाता है? जिसके पास अपनी समझ होगी, और समझ आती है लॉजिक से। तो ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी वाला पोर्शन भी मैं डिस्कस करूंगा। जो मैंने कहा ना कि 10 दिन बाद आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आप बेहतर स्थिति में हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हम लोग इस पे फोकस करेंगे। चौथा पोर्शन है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यूपीएससी सिलेबस में का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये दरअसल अब आता है मुख्य परीक्षा में, यानी मेंस में, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पेपर में। वहां केस स्टडी दी जाती है, इसलिए इसको हमें मजबूत रखना होता है। अब सवाल है कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो आपको बता दूं,
डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारे जीवन में उपयोग ही उपयोग है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप सुबह उठे, क्या ड्रेस पहनना है, क्या खाना खाना है, पीला वाला पहनना है, नीला वाला पहनना है, खाने में ये खाना है कि ये नहीं खाना है, क्लास आज लेनी है कि नहीं लेनी है, तमाम तरह की प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होती हैं। तो वहां से हम डिसीजन मेकिंग के पोर्शन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता की हमें आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, इसे भी हम कर लेते हैं। आगे आते हैं, लास्ट पोर्शन है बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्लास आपकी में से बहुत लोग हैं जो ये ऑलरेडी मैथ्स की क्लास ले चुके हैं। मैथ्स का मतलब मैथ्स नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, मैथ्स का मतलब बेसिक न्यूमरेसी क्लास ले भी लिए होंगे, आगे आप क्लास लेंगे भी। जो टीचर आपको पढ़ाते थे वही ये पोर्शन पढ़ाएंगे, ये पोर्शन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये था हमारा सिलेबस का हिस्सा। और इस सिलेबस के हिस्से के बाद अब हम आ जाएंगे टॉपिक पे। सवाल है कि स्टार्टिंग में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, किस किस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग से ही मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जहां से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो टॉपिक अपने आप में कठिन होते हैं वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आपके डाउट्स आते जाएंगे, आप पूछते जाएंगे, हम आपको कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कैलेंडर। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए टाइम में। और आप सबसे मेरा, हाँ, किसी ने पूछा है कि क्या 10th लेवल के प्रश्न आते हैं। हाँ डियर, 10th लेवल का प्रश्न आता है। अगर आपको पता हो तो अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था इस क्लास के स्टार्टिंग में, वो जोड़ने घटाने का था, वो तो 4th लेवल का प्रश्न था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4th लेवल का प्रश्न होने के बावजूद भी अगर 2.5 से 3 मिनट में, यानी 3 या 4 मिनट में भी अगर आंसर नहीं आता तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिन लोगों को लगता है कोई टॉपिक हो गया है, हाँ मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें। मैं पहले एक प्रश्न पूछूंगा, जितने लोग कह रहे हैं हो गया है पहले आप उत्तर दे दीजिएगा, फिर हम लोग जो है किसी और टॉपिक पे आ जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आप सारे लोग एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक प्रश्न का उत्तर यह देना है कि वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर, ये सबको पता होगा। आपको सिर्फ ये बताना है, लिखना है कमेंट में, कौन कौन से महीने ऐसे होते हैं जो किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में जिनका कैलेंडर समान होता है। अब आप कमेंट करना शुरू करें। कौन कौन से महीने अधिवर्ष में ऐसे होते हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। कैलेंडर समान का मतलब अगर किसी पर्टिकुलर महीने में 10 तारीख को संडे है तो अगले महीने में भी 10 तारीख को संडे ही होना चाहिए। लिखिए। आपको उन मंथ के नाम लिखने हैं। जितने लोग ये लिख रहे थे कैलेंडर हो गया है, वो इसका आंसर दें। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, समझ गया। अब आप आ जाइए सीधा टॉपिक पे। अब ये टॉपिक पे मैं डिस्कस करता हूं और आप मेरी बात सुनिए। आज की क्लास आपकी 8 PM तक है, 8 बजे तक। और जितने लोग क्लास में लाइव बैठे हैं,
आप सबसे मेरा वादा है कि जब ये क्लास ओवर होगी तो जितनी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपको एज इट इज हूबहू याद रहेगी। आप ओड इवन नंबर्स की दुनिया से बाहर निकलो, ओड इवन की दुनिया से बाहर निकलो और आप रियल सी सेट पढ़ो। और जब आप, मैंने कहा ना कि जब आप सर्च करेंगे मेरे बारे में तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ाता था और किस जगह पढ़ाता था। आप यूट्यूब पे डालेंगे संजीव तिवारी तो आपको पता चल जाएगा। खैर चलिए अब हम सीखते हैं। एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के नाम लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब अपने कमेंट को रोकिए, पढ़िए। ऑनलाइन का मतलब होता है कि जब आपके सामने क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करें। अगर कंटिन्यू आप कमेंट करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, आप सीखेंगे कैसे। और शेष बातें आप बाद में सर्च कर लेना, क्लास के बाद भी सर्च कर सकते हो। इधर देखिए, हाँ बिल्कुल सही लिखा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इस पे कोई आदमी आपत्ति ना करे, क्योंकि बड़े में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी। ये जनवरी से लेके दिसंबर तक ये 12 महीने हैं। आप मेरा बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको इतना याद आ जाएगा कि बिल्कुल आपका सारा काम हो जाएगा। बस अब आप ये देखिए, जनवरी से दिसंबर ये 12 महीने हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, किसी भी लीप वर्ष के वो कौन कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। लोग लिख रहे हैं पर सही नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। मैं आपको दोनों सिखाता हूं। किसी साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर समान होता है, किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में कौन कौन सा कैलेंडर होता है मंथ का जो समान होता है। और आपको खास बात यह बता दूं कि यूपीएससी ने यहां से प्रश्न भी पूछा था। अब आप सीख भी जाएंगे, आज के बाद सीख क्या जाएंगे, आपको याद हो जाएगा पूरी तरीके से। पहले मैं आपको कोड सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अधिवर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, वर्ष दो प्रकार के होते ही क्यों हैं, महीने 12 कैसे बने और ये कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ, लीप ईयर निकालने की जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो हुआ, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप कोड पे फोकस करिए, कमेंट पे कम फोकस इस पे करिए, सीखने पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। आप में से सबको पता होगा जो 12 का वर्ग होता है स्क्वायर, वो होता है 144, 144। तो आप ऐसे लिखिए नीचे 144, 025, 036, 146। आपने कैसे पढ़ा है, कब पढ़ा है, कहां पढ़ा है, उस दुनिया से बाहर निकल आओ। आज एक नए तरीके से सीखो और जब क्लास खत्म होगी तो इस टॉपिक के जहां तक आज हम लोग पढ़ेंगे यहां तक के आप मास्टर होंगे। आप ध्यान से देखिए, जनवरी से दिसंबर ये 12 महीने हैं। 12 का कोड 144 होता है। 144, 025, 036, 146 लिखा हुआ है यहां पर। इसका मतलब जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 है। अब अगर यहां से कोई प्रश्न पूछे कि कौन कौन से मंथ के कैलेंडर समान होंगे, चूंकि ये जो कोड हमने लिखा है ये सामान्य वर्ष के हैं, तो अब आप ध्यान से देखिए, जनवरी का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। 2023 जिसका दिसंबर महीना चल रहा है, 2023 एक सामान्य वर्ष है। यदि आपके घर पे कैलेंडर रखा हो तो आप ओपन करके देख सकेंगे क्लास के बाद, अभी नहीं, कि जनवरी का और अक्टूबर का कैलेंडर एकदम सेम मिलेगा आपको। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम मिलेगा। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एकदम समान मिलेगा। सितंबर और दिसंबर का एकदम आपको समान मिलेगा। आप ये चेक कर सकते हो साइंटिफिक तरीके से। अब सवाल ये है कि ये तो हमें पता है कि जिनका जिनका कोड समान है उनका मंथ समान होगा, पर ये कोड याद कैसे रहेगा। तो आप देखो, आपने बचपन में काउंटिंग की होगी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हो गए। अब यहां पे हम काउंट करेंगे 144, 025, 036, 146। तो आप लोग ऑनलाइन जहां भी बैठे हुए हैं, जहां भी मोबाइल पे या टैब पे आप या लैपटॉप पे देख रहे हैं क्लास, जब मैं बार बार बोलूं तो आप इसको ध्यान सुनिएगा और याद भी करने की कोशिश करिएगा। 144, 025, 036, 146। और आज सोने के पहले तक इसको रूटीन बना लीजिए। जब खाना खाने लगिए, कोई पूछे
कि कोड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 144 025 036 146। किसी का फोन भी आ रहा हो तो आप हेलो ना बोलें, उसको बोले 144 025 036 146। आशा करता हूं कि जो लोग इसको देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को याद भी हो गया होगा। देखिए जनवरी से दिसंबर ये 12 महीने हैं, इन 12 महीने का कोड इस सीधा सीधा बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको आप बेहतरीन तरीके से ऐसे काउंट कर ले। मान लिया किसी को अक्टूबर महीना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होता है अक्टूबर। ये देखो 144 025 036 146 यानी 1 अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1। बड़ा सिंपल सा है, याद हो जाएगा अब आपको। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको याद भी हो गया होगा। बस आपको करना यह है कि आज रात सोने तक कोई पूछे और भाई क्या हाल चाल है, तो आपको बोलना है 144 025 036 146। सामने वाले का काम बने या ना बने, आपका काम बन जाएगा। मम्मी पूछती है और रोटी चाहिए, तो बोलना 144 025 036 146। अब आप ध्यान से देखेंगे जिन जिन मंथ का कोड समान है उन सब का कैलेंडर समान है। आज के बाद कभी भी यहां से प्रश्न पूछेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कोड याद रखना है और मैं समझता हूं कोड अब आपको याद भी हो गया होगा। 144 025 036 146 तो ये एक कोड है। अब जो मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने क्या पूछा था, किसी लीप वर्ष में कौन कौन से महीने होंगे जिनका कैलेंडर समान होगा। आइए देखते हैं। यह है साधारण वर्ष का साधारण वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष और इंग्लिश में कहते हैं लीप वर्ष। जैसे साधारण वर्ष को इंग्लिश में जनरल ईयर कहते हैं, वैसे ही लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। तो अधिवर्ष और साधारण वर्ष। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कोड आपको याद है जनरल ईयर का। जनरल ईयर का कोड कैसे याद रखेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये सबको याद रहेगा। और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो 144 025 036 146 फिंगर पे याद रखेंगे। 144 025 036 146। उम्मीद करता हूं आप सबको याद हो गया होगा। आज याद हो गया होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अब अगर पूछेगा साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो जनवरी अक्टूबर, मार्च फरवरी मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। यहां से कई तरह के प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया किसी भी वर्ष में अगर 17 सितंबर को सोमवार है तो 17 दिसंबर को क्या होगा। तो अगर 17 सितंबर को सोमवार होगा तो 17 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। आगे हम लोग प्रश्न भी यहां से करेंगे बहुत सारे, बट आप आज इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ये कोड याद। अब इधर देखिए, अब अभी मैं बताऊंगा कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और अधिवर्ष कैसे बनते हैं। और जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 की होती है। जब वर्ष अधिवर्ष होगा तो फरवरी कितनी की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी, यानी एक दिन ज्यादा हो जाएगी। तो जब एक दिन ज्यादा हो जाएगी तो जनवरी और फरवरी का कोड एक एक दिन कम हो जाएगा, यानी अधिवर्ष में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, एक कम हो जाएगा। और फरवरी का कोड भी एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। और शेष कोड एज इट इज बना रहेगा, यानी और कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खूब ध्यान से सुनिए। आप नीचे वाले को याद मत करिए, इसको समझने की जरूरत है कि इसको हम समझते कैसे। ऊपर वाला आपको याद है पूरी तरह से। 144 025 036 146, 144 025 036 146। उम्मीद करता हूं कि ये अब नहीं याद होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। पुराने कोड की दुनिया से बाहर निकलिए और ये देखिए 144 025 036 146, इतना याद रखेंगे। अब कोई भी विद्यार्थी जो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेगा उसे पता है कि जब लीप वर्ष आएगा तो फरवरी एक दिन ज्यादा हो जाती है। तो जब लीप वर्ष पूछेगा तो फरवरी का कोड एक कम कर देंगे, 4 में से एक कम करेंगे 3, और जनवरी में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैंने जो प्रश्न पूछा था कि लीप वर्ष के कौन कौन से मंथ होंगे जिनका कैलेंडर समान होगा, तब देखिए
जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी का भी 0 होगा, अप्रैल का भी 0 होगा और जुलाई का भी 0 होगा, तो ये 3 महीने समान होंगे। फरवरी का 3 हो जाएगा और 3 किसका है? अगस्त का, तो फरवरी और अगस्त का कोड समान हो जाएगा। मार्च और नवंबर का कोड समान रहेगा और सितंबर और दिसंबर दोनों में समान बना रहेगा, साधारण वर्ष में भी और अधिवर्ष में भी। तो ये आपके याद करने का तरीका है, इसको आप याद कर लीजिए और इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे बचे हुए टाइम में जो भी हम सीख सकते हैं हम सीखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तेजी सीखने की कोशिश करते हैं। 144, 025, 036, 146, यह है साधारण वर्ष का। अधिवर्ष आएगा तो केवल जनवरी फरवरी का कोड हम एक एक कम कर देंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि जितने लोग ये कह रहे थे कैलेंडर हो गया है, अब वो थोड़ी देर में संतुष्ट हो जाएंगे। 144, 025, 036, 146, और इस मेथड से पढ़ने के बाद सिंगल प्रश्न आपका कभी भी और किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, इसलिए एकदम आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब मैं चलता हूं प्रॉपर कैलेंडर की क्लास पर, क्योंकि आप लोग कह रहे थे हो गया है, इसलिए मैं यहां से शुरू किया। अब मैं आ जाता हूं प्रॉपर क्लास पे, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। दरअसल जिस कैलेंडर को आप पढ़ते हैं, इस कैलेंडर का निर्माण बहुत पहले एक राजा हुआ करता था विश्व में, जिसका नाम था जूलियस सीजर। आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना भी होगा, जूलियस सीजर। ये जो जुलाई महीना है ये जूलियस के नाम से ही बना है, उन्हीं के ही उत्तराधिकारी थे अगस्टस, उनके नाम से अगस्त महीना बना हुआ है। उससे पहले क्या होता तो पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के कैलेंडर प्रचलित थे और सब जगह अपनी अपनी गणना का आधार हुआ करता था। जूलियस सीजर ने अपने टाइम में पूरे विश्व के विद्वानों को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा साइंटिफिक कैलेंडर तैयार करिए, वैज्ञानिक कैलेंडर, जो पूरे विश्व में सर्वमान्य हो, यानी यूनिवर्सल हो और युगों युगों तक काम करता रहे। अब जाहिर सी बात है युगों युगों तक वही काम करेगा जो पूरी तरह से साइंटिफिक होगा। अब साइंटिफिक बनाने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थ का मूवमेंट देखा। आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। पृथ्वी एक तो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है, ऐसे, और ये है सूर्य, एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है और एक सूर्य के सराउंडिंग चक्कर लगाती है। तो अब आप यहां से समझिए, पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करती है, एक सर्कल, तो ये पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में। लेकिन चूंकि हम दिन बनाते हैं तो 23 घंटे 56 मिनट में 4 मिनट और जोड़ के 24 घंटे का एक दिन बना देते हैं। अब दूसरा, यही पृथ्वी जब सूर्य के सराउंडिंग मूवमेंट करती है ऐसे, तो इस 24 घंटे के हिसाब से, 23 घंटे 56 मिनट के हिसाब से नहीं, 24 घंटे के हिसाब से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 एंड समथिंग सेकेंड में ये चक्र पूरा करती है। फिर ध्यान सुनिए, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 समथिंग सेकंड के आसपास पार करती है। अब सवाल यह था कि जो 365 दिन है, यहां से तो वर्ष बनाया जा सकता है दिन में डिवाइड करके, लेकिन जो 5 घंटा 48 मिनट 46 समथिंग सेकंड आ रहा है, इसका क्या करेंगे। तो उन विद्वानों ने यह चर्चा किया, हम वर्ष को 2 भागों में बांटते हैं। पहला का नाम उन्होंने रखा साधारण वर्ष, और कहा इस साधारण वर्ष में 365 दिन लिए जाएंगे। 365 दिन, जो आप जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया। 365 दिन क्यों लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में मूवमेंट करती है। 365 दिन लेके उन्होंने साधारण वर्ष बनाया। साधारण वर्ष की खासियत क्या होगी, जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने अभी ध्यान से सुना था कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, तो जाहिर सी बात है 365 दिन लेकर के तो वर्ष बना दिया गया। अब जो ये 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है, इसका क्या हुआ, तो ये 5 घंटा 48 मिनट 5 घंटा 48 मिनट 5 घंटा 48 मिनट और 5 घंटा 48 मिनट 4 वर्षों तक इकट्ठा किया गया। तो तब भी ये 24 घंटे के बराबर नहीं होता, 23 घंटे 12 मिनट के आसपास होता है। लेकिन अब 23 घंटे 12 मिनट तक पहुंच गया, तो अप्रोक्स उन्होंने उसको 24 मान करके एक दिन बना दिया। अब ये उधारी कहां भरेंगे वो आगे हम आपको बताएंगे, कि जो 23 घंटे 12 मिनट हो रहे थे पर बढ़ाया गया एक दिन, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, तो जो 48 मिनट एक्स्ट्रा आया है ये कहां जाएगा आगे जाके, ये भी कैलेंडर में हम आपको बताएंगे। तब उन्होंने क्या किया, एक दूसरा वर्ष बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा अधिवर्ष। अधिवर्ष में उन्होंने कहा 366 डेज
फरवरी जो होगी इसमें 29 डेज, ये कैलेंडर का उन्होंने आधार बनाया, दो टाइप का। यूपीएससी यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा कि वर्ष कितने कितने दिन के होते हैं, 365 दिन के होते हैं, 366 डेज के होते हैं या 365 के, यूपीएससी यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन यूपीएससी जो प्रश्न पूछेगा उसके लिए आपका यह जानना ज्यादा जरूरी है कि इसको हम कैसे समझते हैं। तब आप ध्यान सुन लीजिए, साधारण वर्ष होता है, अधिवर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे, फरवरी 28 की होगी। अधिवर्ष में 366 डेज होंगे और फरवरी 29 डेज की होगी। ये तो हम जान गए वर्ष दो प्रकार के होंगे, यहां से यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब सवाल यह है कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या अधिवर्ष, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देंगे। अगर शेष शून्य आ गया, किसी भी वर्ष मान लिया 2012 है, 2016 है, 2020 है, 4 से भाग देंगे, शेष शून्य आएगा। तो यदि शेष शून्य आएगा तो अधिवर्ष होगा, यानी लीप वर्ष होगा। अन्यथा साधारण वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, यदि शेष शून्य आएगा तो अधिवर्ष होगा, अन्यथा वो साधारण वर्ष में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन और होती है, आपसे अभी मैंने डिस्कस किया था तो आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि मैंने कहा कि वो जो फरवरी एक दिन बढ़ाई जा रही थी, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, जबकि हमारे पास जो कलेक्शन था वो 23 घंटे 12 मिनट के आसपास था, तो 48 मिनट के आसपास कम पड़ रहा था। तो ये जो 48 मिनट इकट्ठा लेते जा रहे थे, ये उधार हो रहा था। तो उस समय के जो विद्वान थे उन लोगों ने आपस में ये डिस्कस किया कि ये उधारी हम लोग 400 वर्षों तक लेंगे। कब तक? 400 वर्षों तक, 400 ईयर तक, और उसके बाद वहां से 3 सेंचुरी हम कम कर देंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने एक तरीका निकाला कि कोई वर्ष अगर सिंपल सा वर्ष है तो 4 से भाग देंगे, शेष शून्य आएगा तो अधिवर्ष होगा, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। लेकिन कोई वर्ष यदि शताब्दी है, शताब्दी मतलब सेंचुरी, अगर कोई वर्ष शताब्दी का मतलब जिसमें डबल जीरो हो, जैसे 100, 200, 300, 500, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, ये सब शताब्दियां। तो यदि कोई वर्ष शताब्दी होगा, ध्यान देने की बात है, तो इसको हम 4 से नहीं, किससे भाग देंगे? 400 से। और आप जितने लोग क्लास देख रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, जितनी बातें मैं क्लास में बता रहा हूं ये सारी बातें मैं आपको रटा दूंगा जब क्लास खत्म होगी तो। और बीच बीच में जब अगला टॉपिक भी चलता रहेगा तो मैं पिछला आपको कवर कराता रहूंगा। तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। शताब्दी वर्ष होगा तो हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देने पे यदि शेष शून्य आता है, शेष शून्य है तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को नोट को, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले से पता हो, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। ओके डियर, आई नो अबाउट दिस इज इंग्लिश बैच। अब मैं यूज किया करूंगा, इंग्लिश में बोल दिया करूंगा। यदि टर्म लिखते वक्त, चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो अगर टर्म मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं बोलूंगा इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, जनरल ईयर 365 डेज, फरवरी 28 डेज। अधिवर्ष को लीप वर्ष करते हैं, लीप ईयर 366 डेज, फरवरी 29 डेज। एनी ईयर डिवाइडेड बाई 4, इफ रिमाइंडर इज 0 देन लीप ईयर, अदरवाइज जनरल ईयर।
बट इफ ईयर रिलेटेड टू द सेंचुरी, इफ देयर आर ए सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे, इफ रिमाइंडर इज 0 देन लीप ईयर, अदरवाइज इट्स जनरल ईयर। बड़ा सिंपल सा था, इतना उम्मीद करता हूं सबको याद हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दो बातें और बताता हूं, खुद ध्यान सुनिए। अब तक हमने क्या पढ़ा, ईयर टू टाइप्स के होंगे, जनरल ईयर, लीप ईयर। जनरल ईयर में 365 डेज होंगे, लीप ईयर में 366 डेज होंगे। जनरल ईयर में फरवरी 28 की होगी और लीप ईयर में फरवरी 29 की होगी। इतना याद किया। वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, आप सबको याद होगा, दादाजी मम्मी पापा याद कराए होंगे, और आपको ये भी बताए होंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो हिंदुस्तान की एक ही उपलब्धि है, हर बच्चे को यह पता होता है, यहां गिनना है। ऊपर वाला 31 है और नीचे वाला फरवरी को छोड़ करके 30 कहा जाएगा। फरवरी 28-29 की होगी और नीचे वाला 30 कहा जाएगा, ये सबको पता होगा। ये एग्जाम में पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था यूपीएससी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी ये प्रश्न पूछेगा कि साधारण वर्ष के कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है, अधिवर्ष के कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बना देगा कि किसी 10 मार्च को किसी मंथ में शनिवार है, किसी वर्ष में 10 मार्च को शनिवार है, तो वो नीचे 4 ऑप्शन देगा कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प पे ये रिपीट करेगा। यूपीएससी ऐसा प्रश्न बनाता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको करेंगे। तो एक तो वर्ष दो प्रकार के होंगे, जनरल ईयर, लीप ईयर, याद हो गया। जनवरी से दिसंबर आपने ये पढ़ लिया, इसका कोड अब आपने याद कर लिया है। कोड है 144 025 036 146, 144 025 036 146। इसके अलावा जब लीप ईयर आएगा तो जनवरी फरवरी का कोड हम एक एक कम कर देंगे, बस इतना ही हमें याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम और आगे की ओर। आपको पता ही होगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लोगों को यह डाउट होता है कि ये 7 दिनों में कौन सा दिन सोमवार से शुरू होता है सप्ताह या रविवार से शुरू होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये कैलेंडर बना था तो संडे ही द फर्स्ट डे, यानी संडे ही पहला दिन होगा। मंडे हमारे यहाँ पहला दिन इसलिए मानते हैं क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो लोग मान लेते हैं सप्ताह का पहला दिन है मंडे यानी सोमवार, जबकि रियलिटी ये है अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का जो विज्ञान है इसके हिसाब से संडे होता है पहला दिन। तो ये देखिए, संडे को हमने लिख दिया पहला दिन। संडे ऐसे लिख दो, मंडे, ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेंसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार। इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये क्रम से बस ऐसे लिख दो। आज के बाद याद रखना, अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ साइंस संडे इज द फर्स्ट डे, संडे ही पहला दिन है। तो आप संडे के आगे लिख दीजिए 1, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, 4, 5, 6 और सैटरडे को कहते हैं 7। सैटरडे को 7 के अलावा 0 भी कहते हैं। अब सवाल है कि सैटरडे को 7 के अलावा 0 क्यों कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम वृत्त बनाते हैं सर्कल, क्योंकि ये 7 दिन का सर्कल चलता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे चलता है। तो आपने देखा होगा जब आप कोई वृत्त बनाते हैं तो जहां से आप शुरू करेंगे वहीं लास्ट पॉइंट आता है, फिर वहीं से शुरू होता है, फिर वहीं लास्ट होता है, यानी स्टार्टिंग ही लास्ट होती है सर्कल में। तो ये जो दिन होते हैं सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब सर्कुलर होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। तो सैटरडे को हम 7 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं। खूब ध्यान सुनिए। और आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों में से जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, और अगर ऑप्शनल में नहीं पढ़ा है, जनरल स्टडी में नहीं पढ़ा है, या आपने केजीएस में नहीं पढ़ा है, तो आपने इतिहास तो बचपन में पढ़ा ही होगा, नहीं 12th में पढ़ा होगा तो 6 7 8 में पढ़ा होगा। तो आपने इतिहास में नोटिस किया होगा, इतिहास दरअसल होता क्या है, इतिहास को कहते हैं तारीखों और घटनाओं का संकलन। अब मैं इतिहास भी इसलिए गया कि इतिहास भी डेट से रिलेटेड होता है, और शायद एक ऐसा पॉइंट में जो देने जा रहा हूं हो सकता है आपको न पता हो, तो आज के बाद याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज है 19 दिसंबर यानी 19/12/2021, आज की तारीख यही है। इससे यह पता चलता है कि कैलेंडर 2021 साल पहले का है, लेकिन यह इससे पहले भी था। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कोई तो ग्राउंड जीरो रहा होगा। ग्राउंड जीरो का मतलब कोई एक समय रहा होगा जहां 1 माना गया होगा, 1 जनवरी 1 ईस्वी। उसके बाद आज की जो तारीख है
वो है 19/12/2023। तो 2023 से पहले भी दुनिया थी ना, उससे पहले भी कैलकुलेशन था, लेकिन जिस राजा ने इसको बनवाया, बाद में पॉप ग्रेगरी जॉन पॉल द्वितीय थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए थे। एट प्रेजेंट इसको इंटरनेशनल कैलेंडर कहते हैं, नेशनल कैलेंडर कहते हैं। अब देखिए ये ग्राउंड जीरो है, तो बनाने वालों ने इसको ग्राउंड जीरो बनाया। बनाने के बाद अब आपने देखा होगा इतिहास में दो डेट होती है, एक डेट होती है बीसी और एक डेट होती है एडी। ये आपने इतिहास में देखा होगा, बिफोर क्राइस्ट, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ज्यादातर लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होता है बिफोर क्राइस्ट, सही बात है, सबको पता होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसे ये पता होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। दरअसल इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इंग्लिश शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। आप ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में देखेंगे ना, 6 क्लास की पहले टॉपिक में ही लास्ट में आपको मिलेगा। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब सवाल ये होता है बिफोर क्राइस्ट तो इंग्लिश शब्द है, पता चल रहा है ईसा से पहले। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी तो इंग्लिश शब्द है नहीं, तो वास्तव में एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? अब आप लिखिए कमेंट में, व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ एनो डोमिनी, लिखिए लिखिए, आई एम वेटिंग। एनो डोमिनी, व्हाट इज द सेंस ऑफ एनो डोमिनी, गूगल सर्च मत कर लेना, एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट तो बीसी का हो गया, एनो डोमिनी एडी का। व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ एनो डोमिनी? कोई बात नहीं डियर, आप जब टाइम मिलेगा तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी के पहले टॉपिक में लास्ट में जाएंगे, वहां एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। गुड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, तो ये दिया होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं तो जो भी पढ़े, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप मेरी 10 दिन क्लास ले लेंगे तो आपके सोचने समझने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। यानी किसी भी बात को आप कितनी गंभीरता से लें ये आप सीख जाएंगे। 6 क्लास में आइए। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। कोई बात नहीं, आज के बाद आप याद रखना, क्योंकि एक हमारे परिचित थे, वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने हिस्ट्री से एमए किया था और उनका तब ऑप्शनल भी हिस्ट्री हुआ करता था। उनसे बोर्ड में यही सवाल पूछ लिया था कि एनो डोमिनी का रियल सेंस क्या होता है, वो नहीं बता पाए थे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने कभी ये चीज आए तो आप परेशान ना हो। तो ये देखिए, सप्ताह में 7 दिन होंगे, 7 डेज इन ए वीक। संडे फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 and 0, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, यही बोर्ड पे लिखा है, यही क्लास, मेरी क्लास में कभी आप ये ना सोचा करिए कि क्लास के बाद याद करेंगे। पहली बात तो कुछ चीज याद करने लायक है नहीं, और यदि याद करने लायक है तो यही याद करके यही समाप्त कर देना है, क्लास के बाद नहीं। संडे पहला दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। अब आप यहां देखिए, अभी अभी हम लोगों ने कोड लिखा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एवरीबॉडी, आप सबको कोड याद है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 का वर्ग 144 होता है, तो इसका कोड होगा 144 025 036 146। उम्मीद करता हूं कि जितने लोग क्लास ले रहे हैं लगभग सबको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 144 025 036 146। हमें ये पता है संडे फर्स्ट डे होगा, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेंसडे फोर्थ, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 and 0 होगा। आप उस दुनिया से बाहर निकल आए जब मंडे फर्स्ट डे आप मानते थे, क्योंकि संडे हम भारत में छुट्टी होती तो मंडे पहला दिन मानते हैं, लेकिन कैलेंडर के साइंस में संडे ही पहला दिन है और यही दिन होगा भी। इसलिए एकदम जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं इसको आप निश्चिंत होकर नोट करिए। 2011 से सीसेट पढ़ा रहा हूं, आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दिया हूं। 2011, 12, 13 में सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था। उस टाइम के तमाम स्टूडेंट थे जो सीसेट क्लास ले थे, आज अलग अलग प्रदेशों में कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कहीं पे आईएफएस में है। इसलिए आप निश्चिंत होकर नोट करिए, संडे फर्स्ट डे, सैटरडे 7th and 0। जनवरी से दिसंबर ये 12 महीने होंगे, 144 025 036 146। अब डियर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं डेट, कि डेट कैसे निकालेंगे।
तो एक हम डेट ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। अब सवाल है कि 15 अगस्त 1947 ही क्यों लिया? क्योंकि ये डेट हम लोगों के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाई जाती है और मानते हैं कि इस तारीख पे देश स्वतंत्र हुआ था और हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। और मैंने डेट लिया इसलिए कि यूपीएससी कभी भी इत्तेफाक से या किसी एग्जाम में यहां से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि वास्तव में ये कौन सा दिन होता है और आप सीख भी लेंगे। अब 15 अगस्त 1947 हमें फाइंड करना है। अब आपने ऑड इवन से जो पढ़ा उसको भूल जाइए, अब आप एकदम नए तरीके से सीखिए। इधर देखिए, सबसे पहले हम ले लेंगे डेट, तारीख ले लिया। डेट डेट यहां दी हुई है 15, तो ये हमने 15 ऐसे लिख दिया। खूब ध्यान से देखिए, कमेंट से कम फोकस करिए, एक बार सीख लीजिए उसके बाद कमेंट करिएगा, खूब ढेर सारे हम सब पढ़ लेंगे। 15 अगस्त 1947, ठीक है। सबसे पहले हमने 15 ले लिया, 15 है तारीख। अब हम आप देखिए यहां 8वां महीना, 8वां क्या होता है? अगस्त होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लोग कहते हैं कैसे निकालेंगे कोड? यहां से देखो 144 025 036, यानी अगस्त का कोड क्या होगा? 3। तो यहां लिखेंगे आप माह का कोड। माह का कोड का मतलब कोड ऑफ मंथ। जो लोग इंग्लिश में हैं वो समझ लें, माह का कोड का मतलब कोड ऑफ मंथ। तो सबसे पहले हमने डेट ले लिया, डेट दी हुई थी। कोड अब आपको याद है, कोड आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या है, वर्ष है 1947। आप वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे तो क्या है? 47, 47 ले लिया। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, तारीख दी हुई थी, तारीख ले लिया। अगस्त का कोड 3 है, 3 ले लिया। यहां 1947 लिखा था, वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लिए। अंतिम 2 अंक लेने को एक छोटा सा काम और करना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक तो लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक डिवाइडेड बाई 4। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। 4 से इसलिए भाग देंगे कि 4 वर्ष वाला लीप ईयर रहता है, इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोशंट, हिंदी में कहते हैं भागफल और इंग्लिश में कहते हैं कोशंट। वर्ष के अंतिम 2 अंक को जो 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो लेंगे। तो अंतिम 2 अंक क्या है? 47। 47 में 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 11। भागफल, शेषफल नहीं, भागफल जो ऊपर जाता है, लिख दिया। आप फिर ध्यान से सीख लीजिए। सबसे पहले तारीख ले लिया क्योंकि तारीख दी हुई थी। अगस्त महीने का कोड ले लिया क्योंकि कोड अब हमें याद है, कोड है 144 025 036 146, तो हमने कोड ले लिया। वर्ष के अंतिम 2 अंक में से 47 हमने ले लिया। अंतिम 2 अंक को हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो भागफल आ गया 11। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 76, यानी 76, ठीक है, 76 आ गया। अब आप क्या करिए, 76 को बाहर कर लीजिए। फिर ध्यान से सीख लीजिए। सबसे पहले तारीख लेते हैं, फिर महीने का कोड लेते हैं, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो लेते हैं। सबको जोड़ दिया, 76 आ गया। अब आप बताइए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें अब दिन निकालना है। तो 76 को हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दहम्मा 70, शेष कितना आ गया? 6। और 6 क्या होता है? फ्राइडे। 6 किसका कोड होता है? फ्राइडे का। तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? सोमवार होगा, फ्राइडे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं रिवाइज कराता हूं। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, अभी मैं यही हूं, और भी प्रश्न करते हैं। ठीक है डियर, मैं समझता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। एक प्रश्न तो मैंने कराया कि 15 अगस्त 1947 को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले तारीख लेते हैं। सवाल ये नहीं कि आपका आंसर आ गया, सवाल ये है कि जो हम लोग ये 1.5 घंटे क्लास में इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद हो जाए ना, क्योंकि बहुत कुछ याद करना है आपको। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने तारीख लिया, फिर महीने का हमने कोड लिया। महीने कोड हमें याद है, साथ ही साथ बोलते रहिए 144 025 036 146। तो मंथ का कोड ले लिया 3। अब वर्ष दिया है, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने हैं, चाहे जो वर्ष हो, अंतिम 2 अंक ले लिया 47 आ गया। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो ले लेंगे। सबको जोड़ दिया, जोड़ने पे 76 आ गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो क्या हो गया, फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और करते हैं। ये मैं हटा देता हूं और सब लिखा रहेगा, और पहले आप 1 मिनट ट्राई करेंगे, फिर उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और आप कोशिश करेंगे कि आपको कॉपी ना करना पड़े। ठीक है, एक तारीख मैं यहां लिख रहा हूं, 10 अप्रैल 1913, सॉरी 10 अप्रैल 1913। फाइंड करिए, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का समय है, फटाफट फाइंड करिए। कोशिश करिए 40 सेकंड में आ जाए, 50 सेकंड में आ जाए, 20 सेकंड में आ जाए, आप कोशिश करिए। 10 अप्रैल 1913। भागफल लेंगे बेटा, भागफल। ये जो यहां वर्ष के अंतिम 2 अंक में जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल लेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 से क्यों भाग देके भागफल लेते हैं, हम निकालते हैं नंबर्स ऑफ लीप ईयर, इसलिए 4 से भाग देके भागफल लेते हैं। लेकिन जब सबका टोटल करेंगे फिर 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि हम दिन निकाल रहे होते हैं ना, और सप्ताह में पता है 7 दिन होते हैं। कोशिश करिए। चलिए देखिए, मैं निकलता हूं। सबसे पहले हमने दिन ले लिया, तारीख ले लिया 10, चौथा महीना 144 जीरो, अप्रैल का कोड क्या होगा, 0 ले लिया। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है, 13, ये ले लिया। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 जोड़ दिया, 3 3 6, 1 1 2, 26 आ गया। अब हमें पता है कि जितना टोटल आएगा, ये देखिए लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो लेंगे। तो 4 तिहाई 12, 3, तो 3 3 6 1 1 2, 26 आ गया। 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 5 किसको कहते हैं, थर्सडे को। यानी 10 अप्रैल 1913 को थर्सडे था, बृहस्पतिवार था। ये आपने कर लिया होगा अच्छी तरीके से। अब एक जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम कहां पर आएगी, अब देखते हैं। अब ये मैं सब कुछ हटा रहा हूं। आज आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने जो भी क्लास में ये 2 डेट फाइंड किया, 15 अगस्त 1947 और ये 10 अप्रैल 1913, यानी आज की तारीख का हमने फाइंड नहीं किया। उसका कारण है कि जब कैलेंडर हम फाइंड करते हैं तो यूपीएससी 300 ईयर के सराउंडिंग पूछता है। 300 ईयर का मतलब 1800 से लेकर 1899, 1900 से लेकर 1999 और 2000 से लेकर के 2099 तक। ऐसा यूपीएससी क्यों करता है कि जिसको तरीका पता हो वो भी आंसर कर ले और जिसके पास समझ हो वह भी आंसर कर ले, ऐसा करते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल में वो समझा देता हूं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है,
फिर जब एक दो टॉपिक हो जाएंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप किसी भी वर्ष के, किसी भी ईयर के, किसी भी महीने का कभी भी आप फाइंड कर लेंगे। तो आज इंपॉर्टेंट है, पहले हम यूपीएससी लेवल का सीखें। अब आप ये नोटिस करिए, ये हमने 3 चार्ट बना दिया। ये है 1800 से लेके 1899, ये है 1900 से लेके 1999, और ये है 2000 से लेकर के 2099। ये 3 सेंचुरी हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आपको याद होगा, आप अभी तक हम लोगों ने यहां से 2 डेट फाइंड किया है। यहां पे क्या करते थे, तारीख लेंगे, मंथ का कोड लेंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लेंगे, यानी वर्ष के अंतिम 2 लेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल यानी क्वोशंट आएगा वो लेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 7 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, शेषफल मतलब रिमाइंडर, जो शेषफल आता है वही क्या होता है, दिन होता है यहां पर। अब आप ध्यान से देखिए, आप में से जो लोग क्लास ले रहे हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों का बर्थ इस वाली सेंचुरी में हुआ होगा, है ना। और जो ये बीच वाली सेंचुरी, इसमें आपके मदर फादर का बर्थ हुआ होगा, याद करने का तरीका है। और जो ये वाली सेंचुरी है, इसमें आपके दादाजी का बर्थ हुआ होगा, या आपके पापा के दादाजी का हुआ होगा, या आपके दादा टू द पावर 10 का बर्थ हुआ होगा, पर किसी न किसी बुजुर्ग का हुआ होगा। याद करने का तरीका है। तो हमारे देश में बुजुर्गों को सम्मान देने की परंपरा है। तो जब इस सेंचुरी का कुछ भी निकालें तो लास्ट में जितना भी शेष आए उसमें +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। और ये आपके मम्मी पापा की सेंचुरी है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही तारीख लेंगे, महीने का कोड लेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो लेंगे, सबको जोड़ेंगे, सब जगह वही करेंगे। 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसमें +2 कर देंगे, जो दिन आएगा वो यहां होगा। इस वाले में अगर ये सेंचुरी होगी तो जो शेषफल होगा वही दिन होगा। और ये जो सेंचुरी है आपकी सेंचुरी है, और ये कोरोना सेंचुरी भी है, आपको पता ही है कोरोना सेंचुरी है। तो इसको याद करने का तरीका है, तो हम यहां क्या करेंगे, जो शेष आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अभी उदाहरण देके भी सिखा देता हूं, लेकिन आप इसको याद कैसे करेंगे, याद कर लीजिए, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल भी क्लास होगी। दादाजी को +2, मम्मी पापा को कुछ नहीं, और कोरोना सेंचुरी को क्या कर देंगे, -1। याद कर लीजिए, दादाजी को +2, मम्मी पापा को कुछ नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन -1। ठीक है, ये बन जाएगा। आज की तारीख लेते हैं, आज की तारीख निकालते हैं। आज है 19 दिसंबर 2023। आइए सिद्ध करके देखते हैं कि आज की तारीख फाइंड होती है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने 19 ले लिया, दिसंबर का कोड होता है 6, अंतिम 2 अंक 23, 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 5, जोड़ दो, 5 3 8, 8 6 14 और 9 23, 2 1 3 2 5, कितना आ गया, 53। 53 को हम 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 3 आया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंचुरी है ये कोरोना सेंचुरी है, तो मैंने लिखा है ना शेष में से 1 घटाएंगे तो दिन आएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 किसको कहते हैं, सॉरी यहां 4 आएगा डियर, यहां 4 आएगा। 4 - 1 = 3, और 3 का मतलब आज क्या है, मंगलवार। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4 में से 1 घटा दिया, क्या आ गया, 3, और 3 का मतलब मंगलवार। तो इस हिसाब से आपका आ गया। कल फिर क्लास होगी, आज टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, पर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल क्लास में हम इसको रिवाइज भी कराएंगे, और ये टॉपिक को कल पूरी तरह से सीरियसली पढ़ेंगे। पर आज का टास्क यही है, 144 025 036 146, ये आप याद रखिएगा। शेष हम लोगों की कल